नमस्कार दोस्तों। एक तरफ जहां हमारी आर्मी चाइनीज़ आर्मी के सामने बॉर्डर पर डट कर खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश का आम नागरिक चाइना को सबक सिखाने के लिए चाइनीज़ सामान का बहिष्कार कर रहा है। जब से मशहूर इंजीनियर सोनम वांगचुक का वीडियो वायरल हुआ है, तब से हमारे सोशल मीडिया पर भी बॉयकॉट चाइना ट्रेंड करने लगा है। कुछ लोग इस सोशल मीडिया कैंपेन के पक्ष में हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। जो लोग चाइनीज़ सामान को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जब हम चाइनीज़ सामान खरीदते हैं तो उसका कुछ प्रॉफिट चाइना को जाता है और चाइना उसी प्रॉफिट से हथियार वगैरह बनाकर हमारी आर्मी के खिलाफ यूज करता है। और जिस तरीके से चाइना बॉर्डर पर अग्रेशन दिखा रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी हमारे देश के लिए कुछ करें। दूसरा उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि चाइना पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह हमारे देश में लगातार इन्वेस्ट कर करके कहीं हमारी इकोनॉमी पर कब्जा नहीं कर ले। तीसरा उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि चाइना जानबूझकर बॉर्डर पर अग्रेशन दिखाकर अपने ही लोगों का अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम से ध्यान भटकाना चाहता है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से चाइना को इंटरनेशनल और नेशनल दोनों जगह ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। अगर हम 130 करोड़ लोग चाइना के सामान का बहिष्कार करेंगे तो ये चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा, जिसकी वजह से चाइनीज़ लोगों में जो इंटरनल अनरेस्ट है वो खुलकर सामने आएगा और लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, जिससे वहाँ तख्ता पलट भी हो सकता है। जो लोग बॉयकॉट चाइना के अगेंस्ट हैं, उनके भी अपने सिंपल लॉजिक्स हैं। उनका कहना है कि अगर हम चाइनीज़ सामान का बॉयकॉट करेंगे तो ये दोनों देशों के बीच ट्रेड को अफेक्ट करेगा, जो अल्टीमेटली हमारे लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि हम ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यानी हम चाइना पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। दूसरा उनका तर्क ये है कि अगर हम चाइनीज़ सामान का बॉयकॉट करते हैं तो ये अल्टीमेटली हमारे देश में ही जॉब लॉस का कारण बनेगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी फर्म्स, कंपनीज और ट्रेडर्स चाइना पर डिपेंडेंट हैं। अगर चाइनीज़ सामान का बहिष्कार शुरू हुआ तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन लोगों को नुकसानदायक साबित होगा और अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। एक और उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इस तरीके के मूवमेंट ना तो सक्सेसफुल होते हैं और एक ग्लोबल ट्रेड्स के खिलाफ भी हैं। 2003 में यूएस ने भी फ्रांस के खिलाफ ऐसा ही किया था, जब फ्रांस ने अपनी आर्मी को इराक में भेजने के लिए मना कर दिया था, लेकिन वो मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इवन चाइना ने भी जापान के खिलाफ कई बार ऐसा किया है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर हमारे देश की बात करें तो 2016 में डोकलाम के टाइम पर भी हमारे देश में ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो मूवमेंट भी सक्सेसफुल नहीं रहा था। दोस्तों, ये तो होगी पक्ष विपक्ष की बात। अब हम ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं कि ग्राउंड पर वास्तव में क्या सिचुएशन है। इंडिया चाइनीज कंज्यूमर गुड्स का बिगेस्ट इंपोर्टर है। 2018-19 में इंडिया ने चाइना से $70 बिलियन का इंपोर्ट किया था और सिर्फ $16 बिलियन का ही एक्सपोर्ट किया, यानी इंडिया चाइना से $54 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में था। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस, यानी अगर कोई देश किसी देश से ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो वो उस देश से ट्रेड डेफिसिट में होता है। चाइना इंडिया को मेनली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्मार्टफोन्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, व्हीकल्स, एसेंशियल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स आदि सप्लाई करता है। 2018 में हमारे देश ने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के रिक्वायरमेंट का 60% चाइना से इंपोर्ट किया। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में टॉप 5 में से 4 बिकने वाले ब्रांड्स इंडिया में चाइनीज ही हैं और वो हमारे मार्केट का 60% हिस्सा कवर करते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 30%, सोलर पावर का 90% और टॉय इंडस्ट्री का 90% भी चाइना ही कवर करता है। हमारे देश का फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी मेनली रॉ मटेरियल के लिए चाइनीज इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। इवन अभी हाल ही में कोविड-19 के टाइम पर पूरी दुनिया में डिमांड में रही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के लिए रॉ मटेरियल भी हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो 2018 की तुलना में 2019 में हमारे स्टार्टअप्स में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट 94% बढ़ गया। ये इन्वेस्टमेंट 2018 में 15,000 करोड़ रुपए था, जो 2019 में 29,000 करोड़ रुपीज़ हो गया। और तो और इंडिया के टॉप 30 स्टार्टअप्स में 18 में चाइना का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो बिग बास्केट हो, पेटीएम हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, Dream11 हो, फ्लिपकार्ट हो, ओला हो, एट्सेट्रा। चाइना के लिए एक एडवांटेज की बात यह है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट हमारे देश के प्रोडक्ट की तुलना में सस्ता होता है और बेटर क्वालिटी का होता है, जबकि हमारे देश का प्रोडक्ट हमें ही महंगा मिलता है और चाइना से इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास सारे चाइनीज़ सामान का ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें उस सामान को खरीदने के लिए चाइनीज़ सामान को ही प्रेफर करना पड़ता है। चाइनीज़ सामान को बॉयकॉट करने में तीसरी प्रॉब्लम यह आती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये सामान चाइनीज है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सामान पर मेड इन चाइना लिखा हुआ भी नहीं आता। अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हम चाइनीज सामान का बॉयकॉट कैसे करें। जनता की तुलना में चाइनीज सामान का बॉयकॉट हमारे देश के ट्रेडर्स और कंपनीज को करना होगा, क्योंकि ट्रेडर्स और कंपनीज जब चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे तो हमारे देश की जनता उन्हें खरीद भी नहीं पाएगी।
चाइनीज सामान को बॉयकॉट करने के लिए हमारी सरकार को हमारे इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, यानी जो एसेंशियल आइटम हम चाइना से खरीद रहे हैं वो हमें दूसरे देश से खरीदने चाहिए। चाइना से मुकाबला करने के लिए हमें चाइना पर डिपेंडेंट होने के बजाय चाइना का ऑल्टरनेटिव बनना होगा। हमें हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। मेरी राय में दोस्तों, आम नागरिक अगर पॉसिबल हो सके तो ही चाइनीज़ आइटम का बहिष्कार करे। अगर इससे उसका बजट बिगड़ता हो तो उसका ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों।